इस मिड पॉइंट की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। देखो जैसे ही इसने मिड पॉइंट की बात की, अगला दे दिया पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मीनिंग समझना इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कह रहा है कि अपने पास एक पॉइंट है ए बी, मतलब ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, और इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात चल रही है। बच्चों ध्यान से समझना, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट करेंगे। मतलब सपोज मैं मान लूँ कि इस लाइन सेगमेंट के अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं, और वो ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये पॉइंट P है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये पॉइंट Q है। तो पता है AP लेंथ इज इक्वल टू PQ लेंथ इज इक्वल टू QB लेंथ हो जाएगी। तो इस पूरी रॉड के या पूरी लेंथ के 3 टुकड़े हो गए, एक AP, एक PQ और एक QB, और इनकी लेंथ इक्वल है। यही कहलाता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो बात आती है जो पॉइंट P है और Q है वो कैसे निकलेंगे। ओके ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि हम ट्राइसेक्शन के लिए आगे जाके फॉर्मूले की भी स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल जब बात इतनी सी है कि आपको आता सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला है और कुछ आते ही नहीं है। अब ध्यान से समझना, जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की खासियत क्या है। जैसे ये 1:1:1 का रेशियो है, तो ये भी 1:1 का रेशियो हो गया, मीन्स Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। इस बात को समझना। सिमिलरली जो P है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। कॉन्सेप्ट जो वो यही वर्क करेगा। मीन्स मैं लिख दे रहा हूं P इज मिड पॉइंट ऑफ, समझना इस बात को, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A, Q। AQ जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट ये है, तो AQ लिख सकते हो, ज्वाइन करके भी लिख सकते हो AQ, मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। सिमिलरली Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। बस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं। अब देखना, मैंने मान लिया x1 y1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4,7 गिवन है, और ये मुझे 16,-2 गिवन है। क्योंकि वो कह रहा था कि आपको यदि बात समझ में आ जाए सारी बात, तो आप इसके लिए 4,7 के लिए और 16,-2 के लिए ये काम करके दिखा दो, कर देते हैं। तो देखो अभी मैंने देखा था मिड पॉइंट फार्मूला, तो इन दोनों में यदि वो फार्मूला लगाता हूं तो मैं देखता हूं कि x1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी x2 + 4/2। सिमिलरली y1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी y2 + 7/2। और सेम प्रोसेस में लगाऊंगा इन दोनों में यहाँ पर, तो x2 की वैल्यू आएगी x2 इज इक्वल टू x1 + 16/2, और y2 की वैल्यू आएगी, वो आएगी y1 - 2/2। अब मुझे इन इक्वेशन से x1 y1 x2 y2 सॉल्व करना है। 4 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि जैसे इस इक्वेशन से आप ध्यान से देखो, और इस इक्वेशन से, तो x2 को जो यहाँ x2 है वो यहाँ रख देता हूँ और देख लेता हूँ x1 कितना आ रहा है, समझना। जैसे x1 = ये दे रखा है, तो यहीं कर देता हूँ x1 = x2। इस x2 को ये वैल्यू में डाल दूंगा x2, तो ये लिखा हुआ है अपॉन में 2, ये वाला प्लस में 4 लिखा है। x2 की वैल्यू आ जाएगी x1 + 16/2, और प्लस में होगा 4। अब बस इसके कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। तो 2x1 देखिए 2x, अभी देखना 2x1 = x1 + 16, और एलसीएम लेने के बाद तुम 8 कर सकते हो उसको, अपॉन में आ जाएगा 2। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि नहीं देगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4x1 = x1 + 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। ये बात समझ लेना, सही है। तो सही है, तो 3x1 इधर आ जाएगा, 3x1 = 24। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। अच्छी बात है, देखो x1 की वैल्यू आ गई अपने पास 8। अब x1 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो x2 आ जाएगा मेरे पास। जैसे x1 की वैल्यू 8 रख दी मैंने, तो 2 × 8 यानी 16 = x2 + 4। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 - 4 यानी 12 आ गई। तो x1 मेरा आ गया 8, x1 8 आ गया, और x2 की वैल्यू आ गई 12। सेम प्रोसेस से मैं क्या फाइंड करूंगा, y1 और y2, उसके लिए मैं इन दोनों को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट पेज पे ले लूं,
तो y1 बराबर y2 प्लस 7/2, तो मैं लिख लेता हूँ y1 इज इक्वल टू y2 प्लस 7/2, और इसके साथ साथ देखें y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2/2, तो y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2/2, इसको यहाँ रख देता हूँ। तो y1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2/2 प्लस 7/2, तो 2 इधर आ जाएगा। 2y1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 प्लस 14/2, इधर ट्रांसफर। 4y1 इज इक्वल टू y1 प्लस 12 मीन्स 3y1 इज इक्वल टू 12, देन y1 इज इक्वल टू 4, और y1 को 4 उसको चाहो तो यहाँ रख दो, y1 इज 4 मीन्स 2y2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो y2 इज इक्वल टू 1 मीन्स ये 4,1 आ गए। तो मैं इन बातों दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर 4,1 लिख देता हूँ, तो ये 4 हो गया और ये हो गया 1 मीन्स 8,4 और 12,1 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अच्छा, यूज क्या किया? कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट, और इससे सीखा क्या हमने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या कहलाता है? पी और क्यू दोनों ही। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के आंसर में मुझे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी 8,4 और कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 12,1। ये आंसर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का आ गया। बात समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? गिवन द पॉइंट्स ए बी सी सो दैट द दे लाई ऑन द सर्कल के, सर्कल का नाम के है यहाँ पर, हु सेंटर इज ओरिजिन। बच्चों ध्यान से समझे, हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है वो किस क्वाड्रेंट में है? वो x पॉजिटिव y निगेटिव, मीन्स मैं एज्यूम कर लेता हूँ x पॉजिटिव इधर है और y निगेटिव इधर है। तो पॉइंट मैंने मान लिया ये पॉइंट A है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट हो गए 1,-8, ओके। पॉइंट B -4,7, अब -4,7 मीन्स x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ इसको पॉइंट B -4,7। सिमिलरली पॉइंट C क्या है? -7,-4, तो वो मैंने एज्यूम कर लिया -7 और -4 यहाँ कहीं है पॉइंट C। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया गया है? ये चाह रहा है कि 9th क्लास का बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि डिस्टेंस फार्मूले के यूज से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस तीनों पॉइंट्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो भाई कैसे कर सकते हैं? हमें सर्कल की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि रेडियस जो होती है वो सेंटर से, सेंटर का नाम यहाँ पे जैसे मैं O मान लेता हूँ, सपोज O दिया भी है O, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, मीन्स सर्कल वही है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल के सेंटर से, ठीक, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है? रेडियस। मीन्स ये भी रेडियस है, ऐसे ये भी रेडियस है, और ये डिस्टेंस भी रेडियस है। तो जब तीनों डिस्टेंस रेडियस हैं तो तीनों की वैल्यू सेम होगी ना भाई। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूले से ये तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो मैं वैल्यूज को निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने निकाला ओ ए, द वैल्यू ओ ए मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए। अब देखना डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं किसी पॉइंट को एज्यूम कर लूँगा ऐसे ही। अब एक तो ओरिजिन ही है, मीन्स सपोज मैंने मान लिया कि x1, y1 ये है और x2 और y2 ये मान लिया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1 - 0 होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस -8 - 0 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 और 8 का स्क्वायर यानी 64, तो ये आंसर आ जाएगा √65। फिलहाल ये तीनों पॉइंट सर्कल पर तभी होंगे जब ये तीनों की डिस्टेंस में सेंटर से निकालूं और वो सेम आ जाए। तो सिमिलरली मैं फाइंड करूंगा OB डिस्टेंस, लेंथ OB लेंथ मैं देखता हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स -4 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मीन्स 7 - 0 का होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये -4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, और ऐड किया तो ये भी आ गया √65। OB डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली मैं OC डिस्टेंस निकालता हूँ, और OC डिस्टेंस में अगेन फार्मूला वो यूज़ किया x2 - x1 मीन्स -7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके देखा
ये अगेन 49 + 16 और ये हो गया √65। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि लेंथ OA = OB = OC, और यदि ऐसा होता है तो तीनों पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हैं और यही डिस्टेंस कहलाती है रेडियस, तभी तो सेम है। ओके, तो कोई मुझसे पूछे इसकी रेडियस कितनी होगी, ये पूछ भी रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस का आंसर मैं क्या लिख दूंगा, तो रेडियस का आंसर आ जाएगा √65 यूनिट। ये पहला क्वेश्चन और इसका पहला पार्ट वो फिनिश हो गया। गॉट इट। अच्छा, अब देखो धीरे धीरे ये अपने क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। अब क्या कह रहा है कि बताओ, और देखो सोचो भी, इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं भाई, 0 0 के बाद यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स तो यहाँ पर ही हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही तो सारे। ये आपको क्या लग रहा है ये सर्कल कैसे बनना है, इन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनना है। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर भी हैं, इनसाइड भी कुछ पॉइंट्स हैं बहुत सारे, आउटसाइड भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसी बात को चेक करने के लिए वो कह रहे हैं कि बताओ, ये 2 पॉइंट्स दे दिए D और E, वो कह रहे हैं चेक करो वेदर दे लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या आउटसाइड है, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। सपोज ये सर्कल है, ठीक, और मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास इसकी रेडियस है वो इतनी गिवन है, व्हाट इट, ये रेडियस है। अब कोई पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस से बाहर है तो मैं क्या करूँगा, मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता ही है, और मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, तो मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर मान लो O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ऑब्वियसली तुम्हें देख के समझ में आएगा कि OB डिस्टेंस बड़ी होगी OA डिस्टेंस से, यस और नो। जब मुझे पॉइंट पता हो तो O से B तक की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं, और रेडियस मुझे पता ही है। मीन्स सपोज एक पॉइंट है B, तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा OB, और OB ग्रेटर देन रेडियस, तो मैं लिखूंगा पॉइंट B कहाँ पर है, पॉइंट B आउटसाइड द सर्कल, ये पॉइंट B आउटसाइड द सर्कल है, यस और नो। और सपोज ऐसा आ गया कि OB की लेंथ रेडियस के बराबर आ गई, तो मैं लिखूंगा पॉइंट B कहाँ पर है, ऑन द सर्कल है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ही है, ऑन द सर्कल। और ऐसा हुआ कि OB रेडियस से छोटी हो गई तो पॉइंट अंदर चला गया ना भाई, तो मैं लिखूंगा पॉइंट B लाइज इनसाइड द सर्कल, ये कहाँ है, इनसाइड द सर्कल। इसी बात को यदि हम समझ गए हों तो अपने क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बताओ पॉइंट D और E ये कहाँ पर हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितने, आप देखेंगे -5,6, तो मैंने D से O की डिस्टेंस निकाली -5,6, मीन्स -5 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √25 + 36, इसको ऐड करते हैं तो ये 1 और 61, और रेडियस कितनी थी 65, तो मैं लिखूंगा जो 61 है वो छोटा है किससे, 65 से, यानी ये वाला केस। तो पॉइंट कहाँ है, वो इनसाइड द सर्कल है, मीन्स D पॉइंट का आंसर आएगा पॉइंट D लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। गॉट इट। सेकंड पॉइंट है अपने पास जो पॉइंट नंबर क्या है E, जिसको बोला है 0,9, ठीक है। तो पॉइंट E के लिए मुझे क्या करना है, सपोज E पॉइंट 0,9 है तो डिस्टेंस निकालूंगा मैं, तो 0,0 की डिस्टेंस 0,9 से, तो 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 यानी 9 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर यानी 9 लेंथ आ जाएगी, या फिर इसको बोल सकते हैं √81, और ऑब्वियसली √81 ग्रेटर है √65 से, मीन्स पॉइंट E कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के कहाँ ये बाहर है पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। और आप चाहो ना इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट भी कर सकते हो, ये पॉइंट आउटसाइड में बना देता हूँ, देख लो ध्यान से, ये 0,9 के कोऑर्डिनेट्स हैं, और सिमिलरली वो पॉइंट इनसाइड बनाना है, कहीं यहाँ बना दो -5,6, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिलेगा और उसकी पोजीशन ये हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने आप में सर्कल के बारे में बहुत कुछ सिखाया है बच्चों को। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 एक क्वेश्चन की तरह नहीं लेना, कॉन्सेप्ट समझना है, जो सर्कल का ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप स्टार बना के याद रखें, इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल को तो क्रिएट कर लेते हैं भाई, ठीक है। सपोज अपने पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक। इस ट्राइंगल में ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट्स गिवन है डी ई एफ। तो मैंने मान लिया ए, ध्यान से देखते हैं, ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है पता नहीं है, ये फाइंड कर रहे हैं। मैंने मान ली कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ऐसे इसके x2, y2 है, और ये वाले x3, y3 हैं। ये मैंने एज्यूम कर लिए। मुझे गिवन है मिड पॉइंट्स, ये गिवन है D, देन E, देन F, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1, 6, 5 एंड 0,3। वेरी गुड। अब मुझे ये वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो ये बताओ मिड पॉइंट फार्मूला यदि मैं पॉइंट डी के लिए अप्लाई करूं तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ से, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 हो गया। दो इक्वेशन है। अब पॉइंट ई के लिए बात करते हैं। फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाया तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और y2 प्लस y3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 2 0 हो जाएगी, और y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ऐसी पॉइंट F के लिए बात करूँ मैं तो पॉइंट F में x1 प्लस x3, ध्यान से देख लो, x1 और x3 अपॉन 2, ये वैल्यू 6 है, और ऐसी y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये वैल्यू 5 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो x1 प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी 12, और y1 प्लस y2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5 इंटू 2। अच्छा, अब इन इक्वेशन को ध्यान से समझना, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। यदि इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, देखना, तो x1 2 हो जाएंगे, ऐसे y1 2 हैं। मीन्स इन तीनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड करता हूं तो देखूंगा एक इक्वेशन बनेगी 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। 2 टाइम्स क्यों हुए, ध्यान से देखो, x1 भी 2 हैं, x2 भी 2 हैं, और x3 भी 2 हैं, और 10, और यहाँ पे कितना आ गया था 0, और ये कितना था 12, तो 10 और 12 22 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लेना भाई। ये x1 प्लस x3 6 ही दे रखा है, 6,5 है ना, बिल्कुल सही, 5,1 0,3, बहुत बढ़िया। तो 10 और 12 हो जाएगा 22, तो ये 22 आ जाएगा। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आएगी 22 अपॉन 2, 11 आ जाएगी। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 11 टाइम्स। अच्छा, अब जो y की साइड्स हैं उसमें देखो, पहला ये y1 प्लस y2 2 हो गया है, फिर y2 प्लस y3 है, और ये y3 प्लस y1 प्लस y2 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इधर बनेगा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3, और 6 प्लस 2 8, 18 हो जाएगा। इस तरफ यहाँ पर हो जाएगा 18, ये इधर 18 हो जाएगा। अभी 2 इधर जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आएगी 9, 18 अपॉन 2 9 आ जाएगी। अब बच्चों एक बात बताएं, इस इक्वेशन से और उस वाली इक्वेशन से मैं x1 x2 x3 सबकी वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे, समझना, x1 प्लस x2 10 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी 10 प्लस x3 इज इक्वल टू आएगा 11, तो x3 की वैल्यू आएगी 11 माइनस 10, 1 आ जाएगी। अब सिमिलरली देखना, दूसरा x2 प्लस x3 कितना है 0। अब मतलब इन दोनों की वैल्यू मीन्स x1 प्लस ये 0 हो गया इज इक्वल टू 11, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 11। सेम तरीके से आप देखोगे x1 प्लस x3 12 है। अब इधर देखो x1 और x3 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 रखेंगे प्लस x2 इज इक्वल टू 11, तो x2 की वैल्यू आएगी 11 माइनस 12 माइनस 1 आ जाएगी। तो देखो x1 आ गया 11 और x2 आ गया -1
और x3 आ गया +1, ये वैल्यूज आ गई। सेम प्रोसेस से जब मैं इधर सॉल्व करूँगा y1 y2 को इसको चेक करूँगा यहाँ से, तो y1 + y2 कितना है 2, यहाँ रख दो 2, तो 2 + y3 = 9, तो y3 की वैल्यू आएगी 9 - 2 7 आ जाएगी। सेम प्रोसेस देखना, y2 + y3 कितना है 6, तो y2 + y3 यहाँ पे, तो y1 + 6 = 9, तो y1 आ जाएगा 9 - 6 3 आ जाएगा। तो पता है x1 y1 आ गया 11,3, अभी लिख देंगे उधर। अब तीसरा क्या बचा वो देख लेते हैं। ये बचा y1 + y2 10 है, तो यहाँ पर y1 + y2 10, तो 10 + y1 + y2 10 है, और पहले में क्या था y1 + y2 चेक करने दो, y1 + अच्छा y3 है, ये y1 + y3 है, तो y1 + y3 10 है, तो y1 + y3 10 है, तो y2 आएगा, तो y2 आएगा, y2 की वैल्यू आएगी 9 - 10 = -1। तो कैलकुलेशन से परेशान मत होना, ये तो अपनी है, बस प्रोसेस समझना है। अब पहला पॉइंट आ गया x1 यानी 11 और y1 यानी 3, तो 11,3 यानी ये वाला पॉइंट 11,3। ऐसी x2 y2, तो x2 कितना -1 और y2 भी -1, ठीक है भाई, -1, -1। अब चेक कर लेते हैं, जब इसको इससे ऐड करोगे तो 10/2 5 आ जाएगा, सही है। इसको इससे ऐड करोगे तो 2/1 बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं x3 y3 की वैल्यू, तो देखते हैं x3 y3 की वैल्यू 1 है और y3 7 है, तो 1,7 ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1,7 और चेक भी कर लो। इसको इससे ऐड करेंगे 0, तो 0/2 0 हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही है। और यहाँ देख लो 12 ये सही है और ये भी सही है। तो पता है ABC के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। अल्टीमेटली हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करके कैसे हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो वो आप ये देख लो, क्वेश्चन यही था कि हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ABC इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स आर गिवन। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इसमें गिवन थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, एक मॉडल क्रिएट करना है बच्चे को कोऑर्डिनेट की हेल्प से। कैसे किया है उसने, क्या किया, सिटीज़ में जो लाइंस हैं, मतलब जो गलियां हैं, गलियों को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है ना, और उनकी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ये गिवन है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, 2 तो मेन रोड हैं, ये मेन रोड है, और मेन रोड के पैरेलल और अदर रोड्स हैं। ऐसे ही जो ये वाली मेन रोड है हॉरिजॉन्टल, उसके पैरेलल अदर रोड्स हैं। और ये जो मॉडल बनाना है अपने आप एक ग्राफ पेपर पर बनाना है, और इसमें 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेना है, क्योंकि गलियां तो वही इसी तरीके की होंगी। तो उस तरीके से मॉडल क्रिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये लगा हुआ है कि आपको डायरेक्शन वाइज लेके 200 मीटर डिस्टेंस लेके और एक ऐसा मॉडल क्रिएट करो जिसमें सेंटर है और ये सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो पैरेलल लाइंस के थ्रू डिनोट हो रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। अब मॉडल में ऑब्वियसली इंटरसेक्शन तो हो ही रहे हैं, जैसे ये स्ट्रीट इससे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, अच्छी बात है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाई 2 स्ट्रीट्स, हाँ वो भी बात सही है। हाँ, एक स्ट्रीट इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, ठीक है। एक इसने स्ट्रीट इंटरसेक्शन बताया 2,5, और 2,5 का मतलब क्या है कि नॉर्थ साउथ वाली 2 लेनी है। देखो जैसे मैं कहूँ ये 2 है और इधर 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो ध्यान से देखो नॉर्थ साउथ वाली तो सेकंड हो गई, और इसके ऊपर 5 चलना है, 1 2 3 4 5। मीन्स इस वाले पॉइंट को मैं बताऊं, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4, ये 2,5 का पॉइंट है, ठीक। अच्छा, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरेक्शंस कैन बी रिफर्ड एज द 4,3, मतलब 4,3, तो भाई एक स्ट्रीट नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट वेस्ट वो इंटरेक्ट करके ये पॉइंट बनाएगी। इस पॉइंट को देखना, देखो ये बना हुआ है, जैसे 1 2 3 4 और ऊपर 1 2 3, तो ये पॉइंट बन गया 4,3। और सेम प्रोसेस से एक पॉइंट ये बना हुआ है 3,4, ठीक है बात।
तो बात समझना, हाउ मेनी स्टेट इंटरेक्शन, तो एक एक इंटरेक्शन है ये। यहां पर ये 4,3 और ये 3,4 पर है। ठीक, समझ में आई तुम्हारे? हाँ, समझना बहुत जरूरी है बेटा। यहां पर 2 सर्कल बनाने हैं और उनको बोल रहा है सर्कुलर आइकन, ये लिखे हुए हैं देखो, सर्कुलर आइकन्स, जिसकी रेडियस क्या है, एक की 100 पिक्सल है, दूसरे की रेडियस है वो 80 पिक्सल है। सेंटर्स गिवन है। सेंटर्स क्या क्या है, एक तो 100, 150 है, ये ध्यान से देखो, 100 और ऊपर 150, ये सेंटर मिल गया। सिमिलरली जो दूसरा सेंटर है वो 250, 230 है और इसकी रेडियस 100 है। अच्छी बात है। अब ये कह रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। देखो बच्चों ध्यान से समझना, आपने ये जो डायग्राम बनाया, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों सर्कल अंदर ही हैं वैसे तो, लेकिन आपको तो ये बना के समझना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे, हम सेंटर पर तो पहुंच जाएंगे। तो सेंटर पर पहुंचने के बाद 80 यूनिट की रेडियस लेके मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, 80 यूनिट की रेडियस बाहर कैसे निकल सकती है इस रेक्टेंगुलर डायग्राम से, जब उसकी रेडियस 100 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये लेंथ 100 है ये वाली, और नीचे भी ध्यान से देखो ये 150 तक आ रहा है, तो ये हाइट कितनी है इसकी, 150 है। तो यदि 150 से ज़्यादा हो और 100 से ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो तो वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा, और 150 से ज़्यादा हो तो दोनों को क्रॉस कर जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा है तो है नहीं, 80 यूनिट दी हुई है इसलिए अंदर बन रहा है। सिमिलरली इसकी रेडियस कितनी है, 100। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो हो गई तुम्हारी कितनी, 250 डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस भी कितनी है, ये 230 है। और भाई साहब 100 रेडियस का सर्कल है तो वो यहीं रह जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा नो। वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल आउटसाइड द स्क्रीन, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, अब कह रहे हैं वेदर द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप यदि ध्यान से देखें, सपोज मेरे पास यहाँ पर मैं इस फिगर को ले लेता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल समझाने के लिए मैंने एक काम किया, आपको 2-2 सर्कल के पेयर में समझाता हूँ, देख के समझना। जैसे मान लो एक मैंने सर्कल इस तरीके से रख लिए, ठीक है, 2 सर्कल, और मैंने एक सर्कल ये लिया और उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे इसको मैंने डार्क कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, और दूसरा सर्कल मैंने ले लिया सपोज ये। अब देखना ध्यान से, इनको समझना है हम लोगों को कि इंटरेक्शन में क्या मैं बताना चाह रहा हूं। और इस केस में ध्यान से देखो सर्कल्स की पोजीशन क्या है, बहुत दूर दूर है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यदि मैं एक और फिगर ले लूं और उसको मैं इस तरह समझाऊं तुम्हें कि सपोज ये 2 सर्कल हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन तीनों सर्कल्स को किस तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो, देखो जैसे इसकी रेडियस r1 है, ठीक, इसकी रेडियस r2 है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस c1 और c2 में डिनोट कर लूं, तो तुम ध्यान से देखो c1 c2 की जो लेंथ है वो बड़ी है रेडियस के सम से। तो बेटा c1 c2 यदि रेडियस के सम से ज़्यादा है तो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली c1 c2 यदि रेडियस के सम के बराबर है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और वो इक्वल हो गया दोनों रेडियस के सम के, तो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं। और थर्ड केस देखो, जब c1 c2 की लेंथ कम रह जाए r1 प्लस r2 से, तो मैं कहूँगा सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट आप देखोगे अपने इस क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में कैसे गिवन है, देखिए ये सेंटर्स हैं और रेडियस मुझे पता है। अब मैं बात करता हूं सेंटर के बीच की डिस्टेंस। सेंटर के बीच की डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मीन्स 250 माइनस 100 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखा ये तो बन गया 150 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 22500 प्लस 6400। इसको सिंप्लीफाई किया ना तो ये हो जाएगा 28900,
और सिंप्लीफाई करके आ गया 170। अच्छा, ये आ गया C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और सम ऑफ द रेडियस को ध्यान से देखें तो सम ऑफ द रेडियस कितनी है 80 प्लस 100 यानी 180। तो आप ध्यान से देखो ये लेंथ कम हो रही है ना, लेंथ कम हो रही है, डायग्राम भी ये बना है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और रीजन उसका ये है, दिस इज द रीजन। तो हम आंसर इस क्वेश्चन का क्या देंगे, यस। वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको यस, सर्कल इंटरसेक्ट्स ईच अदर, और उसको डायग्राम बना के स्पेसिफाइड करके बता देंगे। गॉट इट, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी अपने अंदर क्या क्वालिटी रखे हुए वो समझते हैं। ये कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से तुम कैसे फाइंड कर सकते हो क्या, नेचर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के नेचर को समझने के लिए यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक तो होता है स्क्वायर, समझना, एक होता है स्क्वायर, एक होता है रोम्बस, ठीक। अब मैं तुमसे कहूं कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, देखने में दोनों फिगर आपको ऐसा लगेगा एक जैसे फिगर बनेंगे, स्क्वायर और रोम्बस मींस दोनों में यदि साइड की लेंथ बात करूं ए बी सी सी डी, इन सारी लेंथ की, मतलब ए बी बराबर बी सी होता है, बी सी बराबर सी डी होता है, और सी डी बराबर डी ए होता है, दोनों में ए बी सी डी। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि इसमें जो डायगोनल की लेंथ्स होती हैं वो सेम होती है, मीन्स स्क्वायर में ए सी बराबर आएगा बी डी, लेकिन रोम्बस में ए सी और बी डी ये बराबर नहीं होंगे, ये मेन बात है। और सेम यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो आएगा रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फिगर हैं, दोनों ही क्या हैं अपने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और सिमिलरिटी भी समझेंगे। तो रेक्टेंगल का फिगर ये हो जाता है और पैरेललोग्राम का फिगर इस तरीके से बना लेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मींस ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ ये बराबर होगी, सिमिलरली बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ बराबर होगी। ये वाला काम इसमें भी होगा, ए बी और सी डी, ए बी सी डी ये बराबर होगा, और बी सी बराबर होगा डी ए के, और इसके डायगोनल जो होंगे मतलब ए सी और बी डी ये बराबर होंगे, लेकिन इस फिगर में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, यही डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हो अपोजिट साइड्स वो सेम होती है लेंथ वाइज, डायगोनल डिफर करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ यदि मैं इस क्वेश्चन में आ जाऊं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसने 4 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, मैंने उस कोऑर्डिनेट के लिए एक स्केल लेने के लिए यहाँ पर स्केल फॉर्म में दो यूनिट डिस्टेंस पर ये बना लिया। फ़ायदा क्या होगा, देखिए पॉइंट ए 2,1, तो 2,1 ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। देन पॉइंट बी -1 और 2, मतलब यहाँ मिल जाएगा मुझे -1,2, -1,2 सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल गया। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट -2,1 मुझे यहाँ मिल जाएगा, -2, -1 पॉइंट सी हो गया, और मुझे डी पॉइंट मिल रहा है 1, -2 इस जगह 1, -2। अब बात आती है ये फिगर यदि मैं ज्वाइन करके देखूं और मैं बताऊं ये फिगर कौन सा है, तो इससे ये ज्वाइन किया, सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया। अब वो देखो देखने में जब स्केल इस तरीके से लिया है तो स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन बन तो नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है चेक करो। हाँ, तुम लोग स्केल एकदम उस पर लोगे, किस पे, ग्राफ पेपर पे, तो तुम्हें स्क्वायर दिखाई भी देगा। अच्छा, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है स्क्वायर जैसा कुछ है, तो मैं अपने कॉन्सेप्ट पर रहता हूँ, मैं निकालता हूँ लेंथ ए बी डिस्टेंस फार्मूला वो यूज़ करना है ध्यान से। सपोज मैंने इसको मान लिया x2 y2 और इसको माना मैंने x1 y1। फार्मूला एक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कैसे यूज़ करते हैं। x2 - x1 तो 2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1 तो ये हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये √10 आ रहा है।
अब ध्यान से देखते रहें, मैं सारी साइड्स लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ बी सी आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, तो बेटा ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 अगेन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये √10 आ जाएगा। मीन्स दो लेंथ सेम आ रही हैं, तो यकीन करो लगभग सारी लेंथ ही सेम है। चेक कर लेते हैं। सी डी डिस्टेंस मैंने निकाली, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये भी √10 आ गया। सिमिलरली मैंने डी ए निकाला, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी √10 आ गया। तो भाई साहब ये स्क्वायर और रोम्बस हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है स्क्वायर ही है, प्रूव करो ऐसा। ओके, तो मुझे अब निकालनी पड़ेगी बी डी, ये लेंथ, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इस लेंथ की, और फिर मैं बात करूँगा इस लेंथ की। ठीक, तो देख लेते हैं बी से लेके डी तक की डिस्टेंस अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 माइनस y1 4 का स्क्वायर 16, ये √20 आ गया। सिमिलरली फिर मैं निकालूंगा AC, और AC की लेंथ देखें अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 का स्क्वायर, तो ये भी आ गई √20। तो आप ध्यान से देखो अपने फिगर को, जो इसकी ज्योमेट्री है वो फॉलो कर रही है स्क्वायर के नेचर को, कि ये भी इक्वल है और ये सारी साइड्स इक्वल हैं, तो मैं कहूँगा अपना गिवन फिगर क्या है, स्क्वायर। बच्चों 9th क्लास की एनसीईआरटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इसने, कि हमें नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए, ऐसे ही आपको नेचर ऑफ ट्रायंगल भी आना चाहिए। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता है, तो डिस्टेंस फार्मूले के यूज़ से मैं ये बता सकता हूँ। तो हमने इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ देखा और देखा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, और यकीन करो ये चैप्टर आपके 10th क्लास में बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से इसके वीडियोस को देखें, समझें, पीछे के सारे वीडियोस हैं उनको देखें, लिंक करें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके बेटा, तो देखिए ज़रा इसे।